नमस्ते बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 24 तारीख से शुरू है, तो मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर करवा रही हूँ जिसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का में से यदि 27 है और उनका एलसीएम 162 है, यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब आपको मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि मैंने इससे संबंधित 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि जो आपकी टोटल एक्सरसाइज हैं उन सभी की जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। उनसे संबंधित ही क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका एक मोस्टली फॉर्मूला ये यूज़ किया जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, लैसे इंटू में से, मतलब एलसीएम इंटू उनका जो भी एचसीएफ होता है। तो इसमें क्या है, हमारे को पहली संख्या तो दी हुई है और हमको दूसरी संख्या निकालनी है। तो हमने लिखा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में 162 इंटू 27, जो कि हमको दिया हुआ है। तो ये 24 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास दूसरी संख्या निकल आएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, ऑप्शन नंबर डी 81। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूर्णांक संख्याओं 72 व 120 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्या करोगे, 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, फिर 120 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो 72 का जब अभाज्य 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 और 6, फिर 2 का करोगे तो 18, 9, 3, तो कितना आ गया, यहाँ तो आ गया कि 72 का तो आ गया 2 की 3 और 3 की 2। फिर उसके बाद में जब 120 का करेंगे तो 60, 15, तो हमारे पास 120 का जो आया वो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब जब एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन संख्या होती है वो लिखते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू में 3। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 इंटू 3, तो आंसर क्या आ गया, 24। तो इसमें 24 है, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिघात बहुपद। आपको यदि कोई त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और उसके 2 शून्यक दिए हुए हैं, हमको पता है कि जो त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघातीय बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो भी 3 ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको बोला हुआ है कि 2 जो शून्यक हैं वो 0 हैं और हमको तीसरा शून्यक निकालना है। तो मोस्टली हमने जो इस तरीके की जो एक्सरसाइज करी है, इसमें द्विघात जो बहुपद है उसी के बारे में अपनों ने बात करी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन त्रिघात बहुपद से भी इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो त्रिघात जो बहुपद है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिघातीय बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो 3 होते हैं, और त्रिघात बहुपद का जो गुणनफल और उनके योग किसके बराबर होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि एक त्रिघात समीकरण जो कि आपको दी हुई है, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स की स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। तो यहाँ पर त्रिघात मतलब कि इसकी घात कितनी है, 3। तो शून्यक भी कितने होंगे, 3। तो मान लिया कि इसके शून्य कौन से हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, जिसके अंदर आपको अल्फा और बीटा बोला गया है कि 2 शून्यक वो तो क्या है, 0, और तीसरा हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको पता मालूम होना चाहिए कि शून्यकों का जो योग होता है, मतलब जो जितने शून्यक हैं उनका योग, यदि त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य करेंगे तो तीनों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन में ए। जो कि द्विघात बहुपद था उसके में भी शून्यकों का जो योग था वो माइनस बी अपॉन में ए के बराबर था, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो होगा माइनस डी अपॉन में ए। माइनस डी अपॉन में ए मतलब उसमें तो था सी अपॉन में ए और इसमें होगा माइनस डी अपॉन में ए। ठीक है, अब हमारे पास हमको मालूम है कि 2 तो हैं वो तो क्या है, 0। 2 जो शून्यक हैं वो तो क्या है, 0। तो देन अगर अपने करें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये तो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन में ए। ये और ये दोनों तो हमारे पास 0 हैं, और y का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए। यहाँ पर b की वैल्यू तो b है और a की वैल्यू a है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए। ऑप्शन नंबर बी अपॉन में ए, ऑप्शन नंबर आ गया 1। ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 4, यदि रेखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत हो तो उसके आलेख की रेखाएं होंगी। कि यदि कोई युग्म संगत हो तो हमको पता होना चाहिए कि जो संगत में क्या सिचुएशन होती है, कि जो समांतर रेखाएं जब बनती हैं तो उनके जो हल होते हैं वो संगत नहीं होते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर होगा, ये तो नहीं होगा,
अब ये सदैव संपाती, तो सदैव तो जरूरी नहीं है, वो प्रतिच्छेदी भी हो सकता है, सदैव प्रतिच्छेदी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो संपाती भी हो सकता है। तो संगत के जो हल होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रतिच्छेदी और संपाती। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब नंबर है 5, यदि एपी मतलब को समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है, तो हमको बोला गया है कि वो कौन सी समांतर श्रेणी होगी। हमारे पास पहला पद दिया हुआ है और सार्वंतर, तो पहला पद तो नॉर्मल सी बात है 6 ही होगा। उसके बाद में सार्वंतर मतलब कि उसमें जो सार्वंतर एक निश्चित संख्या अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन जाती है। जैसे कि 6 में अगर 3 जोड़ोगे तो 9, 9 में 3 जोड़ोगे 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15, इस तरीके से हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है तो इसका 11वां पद पूछा है आपसे, 11वां पद। अब सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में मुख्यतः 2 ही फार्मूले हैं। एक तो है अंतिम पद निकालना, मतलब जो भी आपसे पद पूछ ले उसका मान निकालना, और एक होता है कि जो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालना। अब हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि 11वां पद निकालना, तो सूत्र हमारे पास ये आएगा an बराबर में a + n - 1 × d। ये फार्मूला लगभग सभी आप बच्चों को याद होगा। अब इसमें हमसे 11वां पद पूछा है तो n की जगह क्या लगा दोगे? 11, और पहला पद आपको इसमें दिया हुआ है। देखो पहला पद आपके पास कौन सा होगा? -3, ठीक है। और माइनस के 1/2 में से जब माइनस के 3 घटाओगे, माइनस के 1/2 में से 3 घटाओगे, ठीक है, तो हमारे पास सार्वंतर तो यही होता है ना, a2 - a1, मतलब जो दूसरा पद है उसमें से जब पहला पद घटाओगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर लैसे पे लिया 2 तो -1 प्लस में 6, 5/2, ये आपके पास आ गया सार्वंतर। तो सार्वंतर का मान यहाँ लिखा दिया, पहला पद आपको दिया हुआ है, 11वां पद आपको निकालना है, देन an का मान आप निकाल सकते हो। आपके पास क्या आएगा? 22। अब आपके पास ये 5वां क्वेश्चन भी हो चुका है, आसानी से कर सकते हो। इससे संबंधित क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा कि आपको अगर पूछ लिया जाए कि ये वाला पद निकालो या फिर पदों का योगफल निकालिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB है DE के समरूप की, जो AB है वो किसकी है? DE के समरूप है, ठीक है। और उसके बाद में बोला है कि जो BC है वो FD के हैं तो वे समरूप होंगे। तो हमको बताना कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी, कौन सा कोण होगा जो जिसके कारण ऐसा कौन सा जो कोण बराबर होगा इन दोनों त्रिभुजों में, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे? समरूप। और हमको पता है कि समरूप में कंडीशन क्या होती है? या तो उनके 2 कोण इक्वल होते हैं, या फिर तीनों कोण इक्वल होते हैं, या फिर 2 भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं और एक कोण इक्वल होता है। तो अब हमने पहले तो हमको 2 त्रिभुज कौन से दिए हुए? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये अपने को दे दिए, ठीक है। अब इसमें बोला है कि जो AB है वो DE के समांतर है, ठीक है, और उसके बाद में जो BC है वो FD के समांतर है, ठीक है। कहने का मतलब ये इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है। तो इन दोनों त्रिभुजों के, इन दोनों भुजाओं के मध्य जो कोण होगा कोण D होगा, और इनके मध्य क्या होगा? कोण B। तो कोण B बराबर में कोण D अगर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 3। अब उसके बाद में क्वेश्चन आता है 8, मूल बिंदु। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु के यदि निर्देशांक आपको ना भी दिए हुए हों तो आपको मालूम होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0। अब मूल बिंदु, जैसे कि कोई भी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो ये पॉइंट होता है, ये होता है हमारा मूल बिंदु। इसके निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं। तो 0, 0 से किसी बिंदु P XY की दूरी होगी। तो हमको बोला गया है कि कोई बिंदु है, इस मूल बिंदु से कोई एक बिंदु P है, इन मध्य की दूरी निकालनी है। इसके हमको निर्देशांक दे दिए गए हैं। तो इसका हम सूत्र कौन सा लगाएंगे कि हमारे को मालूम होना चाहिए कि जो मूल बिंदु के x की स्क्वायर x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ये हमारे पास सूत्र होता है इसका, ठीक है। अब मूल बिंदु तो क्या दिया हुआ है? 0, 0, तो क्या हो जाएगा? और x2 की जगह x और y की जगह क्या दिया हुआ है? y x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। तो आंसर नंबर B हमारे पास इसका आ गया आंसर।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें क्या है, कोस ए बराबर में आपको दिया हुआ है √3/2 और हमारे को बोला है कि ए का मान निकालना है, कि कोस ए का मान तो हमको दिया हुआ है और ए का मान हमको निकालना है। तो कोस ए बराबर में है √3/2। √3/2 किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का। ठीक है, तो कोस ए बराबर में कॉस 30 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो ए बराबर में 30 डिग्री। ये हमारे पास निकल गया ए की वैल्यू। तो ए का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है, तो बी इसका आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ की लंबाई यदि 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से करेंगे कि आपको बोला गया है कि कोई एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु Q इस प्रकार से है कि PQ की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और हमको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। हमको पता है कि यदि कोई इस तरीके का त्रिभुज हो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू लंब की स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास दिया हुआ है, आधार हमको दिया हुआ है, हमारे को लंब निकालना है। तो कर्ण 12 बराबर में OP की स्क्वायर प्लस में 13 की स्क्वायर, तो इसकी जो स्क्वायर होगी 169 144, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 पाई, तो OP की वैल्यू निकल जाएगी 5। हमारे पास त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 12वां, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, कोई एक वृत्त है उसका जो ये व्यास है कि सिरों पर खींची गई जो ये वाली जो रेखाएं हैं वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, छेदक रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं, छेदक रेखाएं। व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, छेदक। वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r हो, वृत्त की त्रिज्या r हो। इस क्वेश्चन को ढंग से समझना कि वृत्त का हमको चतुर्थांश का परिमाप निकालना है। हमारे को जो चौथा एक जो पार्ट है, जैसे कि कोई एक वृत्त है, इसके जो एक पार्ट चतुर्थांश मतलब कि एक चतुर्थ जो भाग है, इसका अगर हमको परिमाप निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप, जैसे कि आपको पता है कि एक वृत्त जैसे ये एक वृत्त है। ठीक है, अब वृत्त के परिमाप हमसे पूछा है कि वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप निकालना है हमको। चतुर्थांश मतलब उसके चतुर्थ भाग, चतुर्थ जो अंश है, मतलब एक वृत्त के कितने अंश होते हैं, 1 2 3 4 पार्ट होते हैं, उसके एक पार्ट का अपने को उसका परिमाप निकालना है। सबसे पहले परिमाप क्या होता है कि परिमाप जैसे जो वृत्त की परिधि होती है वही उसका परिमाप होता है, लेकिन अब हमको उसकी जो चौथा पार्ट है उसका परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का परिमाप या परिधि कितनी होती है, 2πr। ठीक है, बटे में 4, ये इतनी परिधि होती है। इसको इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, πr बटे में 2। ये तो हमारे पास निकली ये इतना तो हमारे पास निकल गया πr बटे में 2। लेकिन हमको एक त्रिज्या r और ये r, तो त्रिज्याएं कितनी होगी, 2, तो πr बटे में 2 + 2r, ये हमारे पास हो गया वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। वृत्त वापिस एक बार देख लो कि वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप निकालना है हमको। तो जो वृत्त होती है, वृत्त की टोटल जो परिधि होती है, टोटल जो यहाँ से लेके ये टोटल जो होती है वो 2πr होती है। लेकिन हमको यहाँ से लेके यहाँ तक जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर निकालनी है तो टोटल तो 2πr होती है, और ये पार्ट है चौथा पार्ट है, चौथा भाग है, तो हम क्या करेंगे 2πr बटे में 4, तो ये तो हो जाएगी πr बटे में 2। यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गई πr बटे में 2, और ये भी त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, तो इसके साथ में 2r ऐड कर दिया, तो हमारे पास वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप निकल गया। बटे में यहाँ 2 लैसे पे लिया तो आया πr प्लस में, ठीक है, 4r। कैसे आया, 2 लैसे पे लिया तो 2 πr प्लस में
ठीक है। एक दो को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, पाई आर प्लस में 4r बटे में 2। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी समस्या है उसको ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी हुई है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमारे को, और सबसे पहले हमको इसके लिए सूत्र याद होना चाहिए कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, अब इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ये सब हमको दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने वैल्यू रख दी। लंबाई कितनी दी हुई है, 9, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 दी हुई है। तीनों वैल्यू जब हम इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको सोल्व किया हुआ है मैंने। ये क्वेश्चन इसलिए पहले सोल्व कर रखे हैं ताकि थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम हो जाए और वीडियो थोड़ी कम मिनट की बने। अब इसका आंसर है 58, तो 58 आ गया, 58 वर्ग मीटर। याद रखना कि इसकी इकाई आपको पता होनी चाहिए। जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो वर्ग मीटर होता है, लेकिन यदि आयतन अगर हमसे पूछ ले तो इकाई होगी वर्ग की क्यूब। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 21। ठीक है, इसमें क्या, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। हमको बताना है कि उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, घनाकार ब्लॉक, तो हमने घन की आकृति बना दी। इसमें 7 सेंटीमीटर भुजा का है, 7 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन बनाया, 7 सेंटीमीटर भुजा का कोई हमने घन बना दिया। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। हमसे पूछा है कि इस अर्धगोले का व्यास कितना होगा। हमको पता है इसकी यदि भुजा 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी, देन ये वाली भुजा भी क्या हो गई, 7। और घन की जो ये भुजा है वही उस अर्धगोले का क्या होगा, व्यास। तो अर्धगोले का व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें है कि 2, 3, 4, 5, 6 का औसत या माध्य होगा। तो हमको पता है कि जब भी किसी क्वेश्चन में औसत या माध्य पूछा जाए तो उसमें जो भी राशियां दी गई हैं उन सभी राशियों को जोड़ दोगे, बटे में जितनी राशियां दी गई हैं उनका भाग दे देंगे। तो 2, 3, 5, 5 और 4 9, 9 और 5 9 और 5 14, 14 और 6 20। तो ये टोटल कितनी है, 20 में 1 2 3 4 5, 20 में जब 5 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 4, तो 4 आपका आ गया आंसर। उसके बाद में वर्ग अंतराल 10, 25 का वर्ग चिन्ह है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि वर्ग अंतराल 10, 25 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह, जब भी आपसे वर्ग चिन्ह पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ग अंतराल है इसका मध्य बिंदु कितना होगा। तो 10 और 25 इन दोनों को जोड़कर बटे में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। 10 और 25 35, 35 में 2 का भाग दोगे तो 17.5, जो कि आपका क्या आएगा, वर्ग चिन्ह। अब पूछा गया किसी घटना के घटित होना बहुत कम संभावित है, बहुत कम, तो सबसे जो कम होगी इसकी प्रायिकता निम्नलिखित के निकटतम है। तो हमारे पास में सबसे जो मिनिमम प्रायिकता होगी वही हमारी वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें बहुत कम संभावित का बोला गया, तो हमारे पास आ जाएगा 0.001। ठीक है, अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपके आगे भी जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको हल करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनमें काफ़ी सारे हमको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे कि हम बड़े क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं। अब देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले, कौन से कि एक द्विघात समीकरण का जो मानक रूप, एक कोई द्विघात समीकरण है, इसका मानक रूप ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस में c बराबर में 0 है। तो हमसे पूछा है कि यहाँ जो a है वो किसके बराबर होगा। तो हमको पता है कि यदि कोई भी द्विघात समीकरण का मानक रूप ये तभी होगा जब a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। वह श्रेणी जिसमें अगला पद पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, तो वो कौन सी श्रेणी कहलाती है, हमको पता है वो कौन सी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी। एक समकोण त्रिभुज में किसी के सापेक्ष भुजाओं के अनुपातों को त्रिकोणीय अनुपात कहते हैं। हमको पता है कि एक समकोण त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है इस तरीके का। ठीक है, हमको पता है ये एक तो इसमें समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होगा और दूसरे जो कोण होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। तो 90 डिग्री से कम होंगे तो मतलब कि न्यून कोण होंगे। तो न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपातों को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय
अनुपात, ठीक है। और जो सभी व्रत क्या होते हैं, सभी जो व्रत होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में समरूप, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और एक असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, शून्य। असंभव घटना की जो प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे आते हैं अति लघुत्तरात्मक वाले, ठीक है, जो कि एक नंबर के हैं। और ये जो पहले भी हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वह सभी एक ही नंबर के आते हैं। इस तरीके का आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से समझिएगा। अगर आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझको भी मोटिवेट मिले, और साथ ही साथ कोई भी न्यू वीडियो अगर अपलोड होती है तो आपको तुरंत आपके तक पहुंच जाए। हाँ भी, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। अब सबसे पहले घातांक के रूप में लिखने के लिए हमको मालूम है कि हम क्या करते हैं, 1260 है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 1260 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 630, फिर 2 का कीजिएगा 315, फिर इसके बाद में 3 का करेंगे तो 105, फिर 3 का करेंगे तो 35, फिर 5 का किया तो 7, 7 का किया तो 1। जैसे ही 1 आ जाए वहीं आपको रुक जाना है। तो हमारे पास कौन से घातांक होंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये हमारे पास में इसके घातांक के रूप में, हमारे पास घातों के रूप में इनके गुणनखंड मिल गए हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन। ये आप एक याद कर लीजिएगा कि अंकगणित है कि आधारभूत जो प्रमेय है का उसका कथन क्या है। ये आपको अच्छे से याद करना होगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या, हमको पता है प्रत्येक जो भाज्य संख्या होती है को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में हम व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अब थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया है कि जो 1260 है इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं ना। वही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। ये आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है, ठीक है। इसके बाद में इस तरीके का क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है कि यदि कोई बहुपद है 2x की स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 है तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। और हमको पता है कि कौन सी समीकरण है, 2 है तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होगी तो इनके शून्य कितने होंगे, 2, ठीक है, अल्फा और बीटा, जिसमें से एक शून्यक तो हमको दिया हुआ है और दूसरा शून्यक हमको ज्ञात करना होगा। जैसे अगर दूसरा शून्यक ज्ञात हो जाएगा तो हम k की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमको पता है कि जो शून्यकों का जो योग होता है, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और किसके बराबर होता है, माइनस में b अपॉन में a, ठीक है। b क्या होता है, यहाँ पर जो x का गुणांक होता है और a होता है जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। माइनस में इसका मान आपको दिया हुआ है 3 प्लस बेटा बराबर में -1/2। तो बेटा बराबर में क्या हो जाएगा, -1/2, ये प्लस का 3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसको जब सोल्व करोगे तो माइनस का 7/2, ये आपके पास आ जाएगी बेटा की वैल्यू, ठीक है। और अब हमको निकालना क्या है, के। तो हमको पता है कि अल्फा बीटा, कहने का मतलब जो शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसकी वैल्यू होती है c अपॉन में a। यहाँ c क्या है, k, और a क्या है, 2, ठीक है। और अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहाँ अल्फा का मान तो कितना है, 3, और बीटा का मान हमने अभी निकाला है, ठीक है। इसके बाद में इनको जब सोल्व करोगे तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग -21 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये जो है इसको इधर ले जाना, काट छाट करना, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 2 से 2 कट गया तो ये आपस में किया तो -21, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें क्या है कि 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य यदि 54 है तो इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। 9 पेंसिल, मान लो कि पेंसिल को अगर हम मान लें x और पेन को मान लें y, तो क्या होगा, 9 पेंसिल और जो 8 पेन है इनका मूल्य कितना है, 54, ठीक है। यही उसका बीजगणितीय समीकरण के रूप में हल हुआ, ठीक है। उसके बाद में एक आता है कि समांतर श्रेणी एपी के अगले पद को प्राप्त करने के लिए जोड़े जाने वाली निश्चित संख्या को क्या कहते हैं। हमको पता है कि जो कोई समांतर श्रेणी होती है उसमें एक निश्चित संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि बिंदु
3 4 के केंद्र से जो न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, केंद्र से हमको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले तो केंद्र की जो वैल्यू है, केंद्र के जो निर्देशांक है वो पता होने चाहिए, 0 0 होते हैं, ठीक है। और जो सूत्र वही x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कोई भी दो निर्देशांकों के मध्य यदि दूरी निकालनी हो तो हम यही सूत्र लगाएंगे मध्य दूरी निकालने का, ठीक है। अब हमको पता है कि इसके बाद तो ये तो क्या हो गया 0 0 और x2 और y2 की जगह क्या दिया हुआ है 3 और 4, क्या दिया हुआ है 3 और 4। तो 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, इसको हल किया तो कितना आ गया 9 प्लस में 16 बराबर में अंडर रूट का 25, 9 और 16 कितने होते हैं 25 बराबर में 5। ये आपके आगे आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर में 3/5 हो तो कोस ए का मान कितना होगा। हमको पता है लाल बटे कक्का, आपको कई बार मैं बता चुकी हूं कि लाल बटे कक्का, ठीक है। इसमें क्या है जो साइन ए क्या है 3/5, मतलब कि लंब बटे में कर्ण। अब आपको इसमें निकालना क्या है आधार। तो आप वही पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल सकते हो। क्या होता है कर्ण की स्क्वायर बराबर में लंब की स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5 की स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना है 3 की स्क्वायर और आधार हमारे पास नहीं है, तो 25 माइनस 9 बराबर में आधार की स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ए बराबर में 25 में से 9 गई कितनी आई 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। तो आधार हमारे पास आ गया 4। तो कोस ए ये किसके बराबर हो गया आधार बटे में कर्ण। आधार तो आ गया 4 और कर्ण हमारे पास है 5। ये आ गया हमारे पास कोस ए की वैल्यू, ओके। इसके बाद में एक वृत्त की जो स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। एक वृत्त की हमेशा याद रखना, एक वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, एक वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा एक ही बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, जिसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। कोई त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई। ये दो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना कि यदि चाप की लंबाई पूछे तो हम लगाएंगे पाई आर थीटा बटे 180, ठीक है। पाई का मान आपको पता है 22/7, आर की वैल्यू आपको दी हुई है, थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है। हल करना है, आपके पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू है 14 इंटू में 60 बटे में 180। इसको जब हल करोगे तो आ जाएगा 14.66 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। आपस में इसको काट छट करोगे तो आंसर आपके पास निकल आएगा। उसके बाद में एक वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने वाले चाप द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यदि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अब ध्यान दीजिए, एक वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने वाले चाप द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखना है हमको। और ये सूत्र हमको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इस सूत्र से क्वेश्चन आने की संभावना है। चाहे त्रिज्य खंड का सूत्र पूछ ले या लघु त्रिज्य खंड का सूत्र पूछ ले, तो इसका सूत्र क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ठीक है। और यहां पर जो आर क्या है वो क्या है वृत्त की, आर क्या है वृत्त की त्रिज्या है, ओके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, एक छात्र को गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में इतने अंक मिलते हैं तो प्राप्तांकों का माध्य। अब जैसे ही माध्य पूछ ले या औसत पूछ ले तो आपको क्या करना है, जितने भी आपको अंक दिए हुए हैं इन सभी को जोड़ना है और उसमें जितनी संख्याएं दी हुई हैं उसका भाग देना है, तो आपके पास उसका आंसर निकल जाएगा। मतलब कि 85 प्लस में 87 प्लस में 83 बटे में कितनी संख्याएं 3, तो आपके पास हल निकल आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद में वापिस वर्ग अंतराल 15 और 35 का वर्ग चिन्ह, वापिस अपनों ने अभी जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करे थे उसमें भी हमने वर्ग चिन्ह से संबंधित एक क्वेश्चन करा था। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या है, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, जो वर्ग अंतराल हमको दिया होगा उसका जो मध्य बिंदु होगा वही हमारा उसका आंसर होगा, ठीक है। तो वर्ग अंतराल हमारे पास कितना है 15 और 35, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो, 15 प्लस में 35 और इसमें 2 का हमको क्या देना है भाग। तो 15 और 35 कितने होते हैं 50, 50 में जब 2 का भाग दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। यही हमारे पास उसका क्या होगा वर्ग चिन्ह है, ठीक है। अब क्वेश्चन खंड नंबर ब, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे। अब जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास 2 नंबर का, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होगा कि आप कर ही ना पाओ। देखिए इसमें क्या है, हमारे को पहले तो ध्यान से देखिए, आज तक क्या मोस्टली क्वेश्चन द्विघात बहुपद के ही पूछे जाते हैं। इस बार संभावना हो सकती है कि हमसे त्रिघात
बहुपद वाला कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो त्रिघात बहुपद कौन सा होता है? जिसमें कि घात क्या हो? 3। तो ये है त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसमें त्रिघात बहुपद है तो हमको पता है कि इसके शून्यक भी कितने होंगे? 3, क्योंकि 3 घात है तो नॉर्मल सी बात है, शून्यक भी कितने होंगे? 3 शून्यक होंगे, जिसमें कि शून्यक हमको दिए हुए हैं a माइनस बी, a प्लस बी, ये इनके शून्यक हैं, ठीक है। मतलब कि ये अल्फा है, ये बीटा है और गामा है। अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों की वैल्यू हमको दी हुई है। तो हमको बोला है a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, हमको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हम द्विघात बहुपद में करते हैं कि जो शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपॉन में a और शून्यकों का गुणनफल होता है c अपॉन में a। लेकिन यदि कोई त्रिघात समीकरण है तो शून्यकों का योग तो वही होगा, लेकिन शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो होगा माइनस d अपॉन में a। ये आपको याद करना है, ठीक है। शून्यकों का योग तो यही होगा, लेकिन शून्यकों का गुणनफल होगा माइनस का d अपॉन में a। ओके, अब क्या है, जब शून्यकों का योग हमको पता है कि a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी बराबर में क्या होगा? माइनस में b अपॉन में a। अब माइनस में b, तो इसमें देखो b की वैल्यू क्या है? जो x स्क्वायर के साथ होगा वो b होगा, और a होगा जो इसके साथ x क्यूब के जो साथ होगा वो क्या होगा? a होगा, और जो x के साथ होगा वो c होगा, और यहाँ पर क्या होगा? d होगा, ठीक है। अब इन सभी को यहाँ लिखेंगे, ये इससे कैंसिल होगा, 3a बराबर में माइनस माइनस का 3 अपॉन में 1। तो a की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 1। इससे a की वैल्यू, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब हमारे को निकालनी है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू हम गुणनफल के सूत्र से निकाल सकते हैं। इनको गुणा करेंगे, ये पहला शून्यक, दूसरा शून्यक और तीसरा शून्यक। ये कहाँ से लेके आ रही हूँ? ये मैं आपको दिए हुए हैं तीनों शून्यक, ठीक है। और बराबर में माइनस d अपॉन में a। तो d की वैल्यू कितनी है? 1, और a की वैल्यू भी कितनी है? 1। तो माइनस का 1 बटे में 1, इनको जब गुणा करोगे तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इंटू में a बराबर में माइनस का 1। ये कि a माइनस बी, a प्लस बी, तो आपको पता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर होता है ना। अब a की वैल्यू आपको दी हुई है, तो a माइनस b की स्क्वायर इंटू में 1 बराबर में माइनस का 1। तो b जो स्क्वायर हो गया ये 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस के 2, ठीक है। तो जब b की स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। ये b की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू, और हमसे पूछा क्या है? a प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस अंडर रूट b। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन है और इस बार काफ़ी बार ये आने की संभावना भी है। इसके बाद में आता है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा निम्न समीकरणों को हल ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि। अब सबसे पहले जो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, हमारे को 2 समीकरणें दी होती हैं और हम क्या करते हैं, एक समीकरण से दूसरे समीकरण में जो वैल्यू है वो प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे कि जो पहले समीकरण है 4x प्लस में 4x प्लस 2y बराबर में 5, ये तो हमारे पास है पहले समीकरण, और दूसरी है x माइनस 2y बराबर में 0, ठीक है। तो इससे जो दूसरे समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर में 2y लिख सकते हैं ना, x बराबर में 2y। तो ये x है, इस x की वैल्यू अब इसमें रखिए, ये समीकरण नंबर 1 होगा, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2y प्लस में 2y बराबर में 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8y प्लस में 2y बराबर में 10y, 10y बराबर में 5। तो y की वैल्यू आ गई 1/2। ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण, अब जैसे y की वैल्यू आ गई, अब इस y का वैल्यू अगर हम इसके अंदर रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, बराबर में 2 इंटू 1/2, इससे कैंसिल, तो x का मान आ गया हमारे पास 1, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 1/2। यही हमारा इसका क्या हो गया? हल हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 6। यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद आपको दिया हुआ है तो प्रथम 3 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। nवां पद आपको दिया हुआ है 2n प्लस में 1, ठीक है। ये हमको nवां पद का सूत्र हमको पता है कि an बराबर में, आपको पता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर आपको दिया हुआ है an किसके बराबर है? 2n प्लस में 1 के बराबर, ठीक है। अब हमको बोला है प्रथम 3 पदों का योगफल निकालना है, तो प्रथम 3 n बराबर में क्या होंगे? 1 2 3 तक हमको निकालने हैं। यदि हम निकालने a1 तो 2 इंटू 1
प्लस में 1, यदि निकालें A2 तो 2 इंटू 2 प्लस में 1, A3 तीसरा पद A इंटू 3 प्लस में 1, सॉरी 2 इंटू 3 प्लस में 1, हमारे पास वैल्यू निकल गई 3, 5 और 7। ये हमारे पास समांतर श्रेणी बन गई कौन सी, 3, 5 और 7, ये हमारे पास समांतर श्रेणी बन गई है। ठीक है, और इसकी जो डी की वैल्यू है वो कितनी होगी, 5 माइनस 3 बराबर में क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अब हमारे पास सारवंतर भी निकल गया है। हमारे को उसने पूछा क्या, योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने का जो सूत्र है वो हमको पता है, कौन सा होता है, एस एन बराबर में क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसके अंदर मान रखोगे, मान n का मान कितना है, 3/2। ठीक है, n का मान कितना आ गया, 3/2। 3 क्यों लिखा, क्योंकि इसने बोला है प्रथम 3 पदों का योग निकालना है हमको, कितने पदों का, 3 का, इसलिए मैंने n की जगह रखा है 3। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, ये जो हमारे पास समांतर श्रेणी बनी है इसमें a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू में 2, d की वैल्यू हमारे पास निकालिए। इस तरीके से इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। अब इसके बाद में एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, कोई ABC कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, अब इस ABC में क्या है, कोई एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो ADC मतलब ये वाला जो कोण है वो कोण BAC इस कोण के क्या है, बराबर। तो हमको दर्शाना है कि CA की स्क्वायर बराबर में CB डॉट CD है। ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है कि कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कौन कौन से दो कोई त्रिभुज हैं, त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC, ये हमारे पास कोई दो त्रिभुज हैं, सॉरी दिखा नहीं आपको, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DAC। ठीक है, ABC और सॉरी ADC और ABC, ये मतलब ये दो त्रिभुज हैं, ADC और ABC, ये दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हमको इस तरीके का जो है हमको वो प्रूव करना है। ठीक है, अब हमको इसको प्रूव करने के लिए हमने को दो त्रिभुज ले लिए, कौन कौन से, ABC ले लिया और हमने ले लिया DAC, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में C तो आ ही रहा है ना, ADC और BAC आ रहा है ना, ADC लिखो या DAC लिखो, लास्ट में C तो आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस दोनों में जो कोण C है वो तो क्या है, उभयनिष्ठ। अगर आप करो ABC तो भी C आ रहा है, यदि आप करते हो ADC तो भी C आ रहा है। तो कहने का मतलब जो C है वो तो कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उसके बाद में एक कोण आपको इसमें दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है कि जो ADC है वो किसके बराबर है, कोण BAC के। ये आपको दिया हुआ है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ये बराबर है। ठीक है, ये हमको क्या है, दिया है। अब हमको पता है कोण कोण, ये भी कोण है ये भी कोण है, तो कोण कोण समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, AC/DC मतलब AC में DC और बराबर में BC में AC, BC में AC। अगर इनका वज्र गुना करते हो तो क्या बन जाएगा, BC इंटू में DC बराबर में AC इंटू AC। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, जैसे कि CB इंटू CD बराबर में CA डॉट C। अब CA डॉट C तो क्या हो जाएगा, CA की स्क्वायर बराबर में CB इंटू CD। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। हमारे पास प्रूव हो चुका है कि CA की स्क्वायर किसके बराबर है, CB इंटू CD। कुछ भी नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हमको दो त्रिभुज हैं,
हमको इस तरीके का कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें कोई एक बिंदु डी है, हमको बोला गया है कि इन दोनों त्रिभुज में जो एक कोण उन्होंने बोल दिया कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। और हमको पता है कि ये वाला त्रिभुज और ये पूरा जो त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण सी है वो उभयनिष्ठ है। तो दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो समरूपता की कसौटी लग जाती है। दो त्रिभुज समरूपता कसौटी लगने से उनकी भुजाओं का क्या होगा, अनुपात क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। जैसे ही उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो हम वज्र गुना करके उसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या फिर नहीं है। अब समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो तो वो होगा समद्विबाहु। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे ए बी, मतलब इन दोनों के मध्य दूरी वाला सूत्र। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मध्य दूरी का जो सूत्र है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कौन सा, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ठीक है, अब x2 क्या होगा, x2 6 माइनस 5 की स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 की स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको सोल्व करते हो तो 1 प्लस 36 बराबर में अंडर रूट का 37। ठीक है, इस तरीके से जब BC को फाइंड आउट करोगे वो भी आपके पास अंडर रूट 37 के लगभग बराबर आएगा, और जो CA निकालोगे तो वो आपके पास आएगा 2 के बराबर। तो जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा ये लेंथी हो रहा है, लंबी हो रही है वीडियो, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण। AB और BC आपको दी हुई है, साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। हमारे पास इस तरीके का कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें है ABC, AB का मान आपको दिया हुआ है, BC का मान भी आपको दिया हुआ है। पहले तो आप पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने 2 बार आपको बता दी है, अब आप अपने आप निकालोगे AC की वैल्यू। जैसे ही आप AC की वैल्यू आप अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही AC की वैल्यू आप निकालेंगे तो उसके बाद में साइन ए और कोस ए का मान आप निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर में आपको पता है लाल बटे कक्का से साइन ए क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसके बाद में साइन ए तो कैसे हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, और कोस ए आधार बटे में कर्ण। ठीक है, जैसे ही आपके पास इन दोनों को जैसे आप हल करोगे पाइथागोरस प्रमेय से तो आपके पास कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 25। तो ठीक है, तीनों वैल्यू जब आपके पास होगी तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त का कोई एक बिंदु है कि केंद्र बिंदु से वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु A है जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और वृत्त के जो यहाँ से जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए यहाँ एक त्रिभुज बन गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है, लंब होता है। तो हमको पता है कि जब कोई एक त्रिभुज होता है और त्रिभुज में यदि आपको 2 दी हुई हो, आधार, कर्ण या लंब, इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू दी हुई है, तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। और इसमें भी आप क्या है, इसको मान लो O मान लिया, इसको P मान लिया, तो पाइथागोरस प्रमेय से OP की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। OP क्या है, यहाँ पर लंब है, आधार आपको पास 5 दिया हुआ है, कर्ण आपको 4 दिया हुआ है। जैसे ही आप निकालोगे तो आपके पास OP की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय तो आपको आनी ही चाहिए, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आपके पाइथागोरस प्रमेय से ही हल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोण 120 डिग्री के संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब दीर्घ त्रिज्याखंड हमको सीधा ही मालूम हो जाता है कि कोण 120 डिग्री, तो 90 डिग्री से ऊपर के जितने भी कोण होंगे तो वो लगभग दीर्घ त्रिज्याखंड के अंदर ही आएंगे। ठीक है, अब हमको क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। सबसे पहले हमको त्रिज्याखंड का जो सूत्र तो मालूम ही होता है, पता ही है कि जो त्रिज्याखंड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ठीक है, अगर हमको लघु त्रिज्याखंड बोलता है या फिर त्रिज्याखंड तो हम सीधा यही सूत्र लगाते हैं, लेकिन यदि दीर्घ त्रिज्याखंड बोल दिया जाए तो हम थीटा की जगह क्या करेंगे, 360 में से जो कोण आपको दिया हुआ है उसको घटा देंगे। कहने का मतलब कैसे करेंगे इसको, पाई का मान तो आपको पता है 22 बटे में 7 इंटू आर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, और थीटा क्या करेंगे, 360 में से 120 को जब घटाओगे और बटे में क्या आ जाएगा 360
डिग्री। जो ये है इसी के अंदर ही मैंने मान रखा है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, थीटा की जगह मैंने किया है 360 में से थीटा को घटा दिया, क्योंकि दीर्घ त्रिज्याखंड जब पूछे तो लघु त्रिज्याखंड का जो सूत्र होगा उसमें हम थीटा की जगह 360 माइनस थीटा करके उसको हल करेंगे, जिससे कि हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास में ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए, इसको सोल्व करोगे तो 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग ऑलमोस्ट इसके बराबर आपका इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक, तो माध्यक या फिर माध्यिका, माध्यक या फिर माध्यिका जब निकालते हैं तो माध्यक या फिर माध्यिका एक ही बात है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। संचयी बारंबारता इसमें कैसे निकालते हैं कि जैसे कि x के मान और f की वैल्यू ये हमको दी हुई है। ठीक है, तो जो CF निकालते, CF मतलब होती है संचयी बारंबारता, ये कैसे निकालते, जैसे कि ये तो आपको दी हुई है 20, 24, 28, 15, 4, 2 और 1। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले ये जो पहला अंक है तो वो तो सेम टू सेम लिखते हैं। 6 और 20 26, 26 और 24 कितने हो गए 50। ठीक है, 50 और 28 78, 78 और 15 93, 93 और 4 97, 2 99 और ये हो गया 100। ठीक है, अब सबसे पहले जो ये नीचे है इनका सबका योग करोगे तो वो आएगा 100। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, या तो एन भी बोल सकते हो या फिर सिग्मा एफ भी बोल सकते हो। सिग्मा एफ का मतलब कि इन सभी की जो बारंबारता है इनका जो योग है वो कितना है 100। तो अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं n बटे में 2। तो n का मान कितना था 100। ठीक है, 100 बटे में 2 बराबर में 50। अब जो आपके पास n बटे 2 की जो वैल्यू आई क्या आई 50, तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है 78। 50 से ठीक बड़ी 78 है ना, तो 78 के जो जस्ट सामने जो है बारंबारता f, यही आपका क्या होगा माध्यांक। तो कहने का मतलब जो माध्यांक होगा वो आपका होगा 28। इसमें क्या करना होता है, जो आपको बारंबारता होती है इनका योग करो, 2 का डिवाइड करो, जो आपके पास आएगा उससे ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता होगी उसके जस्ट सामने वाली जो बारंबारता होगी वही उस क्वेश्चन के क्या होगा माध्यांक होगा। अब एक 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, 2 पासे, हमको पता है कि एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो 6 तरीके के परिणाम आते हैं। ठीक है, 2 पासों को जब आप एक साथ फेंकोगे तो जो कुल परिणामों की संख्या होगी वो कितनी होगी 6 × 6 बराबर में 36। ठीक है, अब दोनों पासों में समान अंक, यदि समान अंक आए, समान अंक मतलब यदि तो 1 1 आ जाए या 2 2, ठीक है, यदि समान अंक आए तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई 6 और टोटल कितनी हो गई 36। तो कितना आ गया 1 बटे में 6। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहले का आंसर। उसके बाद में दूसरा, यदि दोनों पासों के अंकों का योग यदि 7 हो, तो अब इस तरीके का मतलब दोनों पासों को जब हम फेंकें तो जैसे एक और दूसरे में मान लो 6 आ गया। ठीक है, 2 आया, मान लो 5 आ गया, पहले में 3 आया, 4 आ गया, दूसरे में 4, ठीक है 3 आ गया, या फिर 5 और 2, या फिर और कौन सा हो सकता है 6 और 1। इस तरीके के टोटल, इस तरीके के जो देखो इन सभी का योग कितना है 7। तो टोटल परिणाम कितने हुए, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने आए हैं 6, और पासे दोनों थे, दोनों को फेंका तो 1 बटे में 6।